नमस्कार, टाइम्स नाउ नवभारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। मोदी बनाम 3 खानदान। जम्मू कश्मीर में क्या भीषण संग्राम होने वाला है चुनावी मैदान में। लाल चौक वाला डर क्या प्रधानमंत्री मोदी ने खत्म कर दिया। और सवाल यह भी कि कमल की आहट क्या इसीलिए फारूक अब्दुल्ला की 370 वाली बौखलाहट बार बार सामने आ रही है। दरअसल आज प्रधानमंत्री मोदी जम्मू कश्मीर में थे, डोडा की धरती पर थे। डोडा आतंक से प्रभावित रहा है। यहां से पीएम मोदी ने साफ संदेश दे दिया कि नया कश्मीर अब उड़ान भरने के लिए तैयार है। आतंकवाद अपनी आखिरी सांसें गिन रहा। पीएम सबसे पहले उन्होंने वार किया 3 खानदानों पर। आरोप लगाया कि मुफ्ती अब्दुल्ला और गांधी खानदान ने अभी तक घाटी का सिर्फ बेड़ा गर्क किया है। फिर लाल चौक पर पहले हो रही पत्थरबाजी का भी जिक्र कर दिया पीएम मोदी ने, और यह साफ कर दिया कि माहौल बदला है। लाल चौक जाने में अब डर नहीं लगता, पत्थरबाजी अब नहीं होती। लेकिन इसके उलट फारूक अब्दुल्ला लोगों को बरगलाने में लगे। कल उन्होंने फिर से 370 का राग अड़ापा। तो सवाल है कि यह कमल की आहट है घाटी में, क्या इसीलिए 370 वाली बौखलाहट। पहले रिपोर्ट देखिए, फिर डिबेट करेंगे। एक तरफ 3 खानदान है और दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के मेरे नौजवान बेटे बेटियां हैं। पूर्ण राज्य का दर्जा देने का काम भी भाजपा सरकार ही करेगी। आतंकवाद अब अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। लोगों में एक ऐसा होम मिनिस्टर है कि जो बिना डर के वो जाता है, लेकिन मेरी किसको बताऊंगा। 4 जून के बाद पीएम मोदी पहली बार चुनावी रैली में थे। लोकसभा चुनावी नतीजों के बाद मोदी पहली बार चुनावी मंच से लोगों को संबोधित कर रहे थे। मंच जम्मू कश्मीर के डोडा का था। संबोधन जम्मू कश्मीर के चुनाव में वहां के लोगों को था, लेकिन संदेश पूरे देश के लिए भी था। पीएम मोदी अपने उसी पुराने अंदाज, पुराने तेवर में नजर आए और सबसे पहले डायरेक्ट अटैक किया खानदानी सियासत पर। जम्मू कश्मीर का इस बार का विधानसभा चुनाव 3 खानदानों और जम्मू कश्मीर के नौजवानों के बीच में है। एक तरफ 3 खानदान है और दूसरी तरफ सपने लेकर के निकल पड़े जम्मू कश्मीर के मेरे नौजवान बेटे बेटियां हैं। मोदी 50 साल में डोडा पहुंचने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं। डोडा आतंकियों के टारगेट पर रहा है, लेकिन डोडा की धरती से ही पीएम मोदी ने न सिर्फ बदले कश्मीर की मुनादी कर दी, बल्कि आतंकवाद पर कांग्रेस सरकार के लचर रवैये पर भी निशाना साधा। पीएम मोदी ने 2 टूक कह दिया कि जिस लाल चौक पर कांग्रेस सरकार के गृह मंत्री को जाने में डर लगता था, उसी डर को उन्होंने खत्म कर दिया है। आप याद करिए वो समय जब दिन ढलते ही यहां अघोषित कर्फ्यू लग जाता था। सारी दुकानदारी ठप, सारा कामकाज ठप। हालत ये थी कि तब कांग्रेस सरकार के, केंद्र सरकार के गृह मंत्री तक लाल चौक जाने से डरते थे। पीएम मोदी यहीं नहीं रुके। उन्होंने अब्दुल्ला परिवार की 370 वापसी वाले राग पर भी निशाना साधा और कहा कि ये 370 वापस इसलिए चाहते हैं ताकि पहाड़ी समाज को आरक्षण ना मिले। लगे हाथ पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने का भी वादा कर दिया। बीजेपी को कितने साल लगे इसको हटाने में। जब 48 में आया गया और 50 में मंजूर हुआ, तब से तो ये ख्याल की थे कि कश्मीर की चीज देंगे, मगर हमने नहीं माना। अगर इन्हें इतने साल लगे लाने में, इंशाल्लाह हम भी लेंगे इसको। वो अल्लाह ताला जानता है ये कश्मीर के लोगों की, जम्मू के लोगों की धड़कन है। 370 और 35 से ये आएगा जरूर। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का काम भी भाजपा सरकार ही करेगी। लेकिन आपको ऐसे लोगों से सावधान रहना है
जो अपने स्वार्थ के लिए आपका अधिकार छीनते रहे हैं। पीएम जम्मू कश्मीर में थे। कश्मीरी पंडितों का दर्द भी उनकी जुबान पर आ गया और कहा कि भाजपा ने हमेशा कश्मीरी पंडितों के लिए आवाज उठाई है। टीकालाल टपलू का नाम लेकर पीएम ने कश्मीरी पंडितों को अपनी प्राथमिकता में सबसे ऊपर बता दिया। 3 दशक से ज्यादा हो गए इसी दिन हमारे टपलू जी को आतंकवादियों ने शहीद किया था। उनकी हत्या के बाद कश्मीरी पंडितों के साथ अत्याचार का एक अंतहीन सिलसिला चला। ये भाजपा है जिसने कश्मीरी पंडितों की आवाज उठाई, उनके हित में काम किया। पीएम मोदी दहाड़ रहे थे तो अब्दुल्ला, महबूबा, कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष को टारगेट पर लिया। पीएम ने पहले कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के बयान पर निशाना साधा और कहा कि ये काम करने के लिए नहीं, नेताओं को जेल भेजने के लिए सरकार बनाना चाहते हैं। पीएम ने विपक्षी नेताओं के संविधान की प्रति लहराने पर भी निशाना साधा और कहा कि संविधान की किताब दिखाकर इनके काले कारनामे नहीं छिपने वाले। तो कांग्रेस की सोच क्या है, उनकी नीयत क्या है, ये उनके अध्यक्ष की बातों से भी साफ हो जाता है। वो यहां आकर क्या बातें करते हैं, मैं यहां आकर के क्या कह रहा हूं कि हम यहां ये काम करेंगे, वो काम करेंगे, यहां के लोगों की भलाई के लिए करता हूं कि नहीं करता हूं। उन्होंने क्या कहा, उनका अहंकार देखिए, अगर हमें 20 सीटें ज्यादा आती तो ये मोदी समेत बीजेपी के सब नेता जेल में होते। आजकल ये लोग संविधान को अपनी जेब में रखते हैं। संविधान की किताब कोई सम्मान नहीं, जेब में रख दो। और ये दिखावा क्यों कर रहे हैं, अपने काले कारनामों को छिपाने के लिए कर रहे हैं। पीएम ने कश्मीर में बंद हुई पत्थरबाजी, कम हुई आतंकी घटनाओं और पिछले कुछ समय में हुए लोकल इलेक्शंस का जिक्र कर ये जता दिया कि बीजेपी हिंदुस्तान के मुकुट जम्मू कश्मीर को लेकर कितनी गंभीर है। एक और पीएम पूर्ण राज्य के दर्जे की बात कर रहे हैं तो अब्दुल्ला मुफ्ती परिवार 370 वापसी के नाम पर भड़का रहा। एक और मोदी बंद हुई पत्थरबाजी का जिक्र कर रहे हैं तो दूसरी ओर अब्दुल्ला मुफ्ती परिवार युवाओं के साथ अन्याय की बात कर रहा। पीएम मोदी का फॉर्मूला है घाटी के यूथ से बीजेपी के बूथ को मजबूत करने का और अब्दुल्ला मुफ्ती परिवार का फॉर्मूला है 370 के बहाने यूथ को बरगलाने और उलझाए रखने का। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। तो चलिए ये रिपोर्ट आपने देखी, आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। सरदार आरपी सिंह भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, सुशील पंडित है, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, कश्मीरी पंडित भी हैं। अजय वर्मा जी कांग्रेस पार्टी के नेता, श्रेया हांडू हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की नेता और प्रवक्ता, सोहित शर्मा है पीडीपी के नेता और प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। श्रेया, आपसे शुरू कर रहा हूं। सिर्फ खानदान के पास जम्मू कश्मीर की पावर रहे, आप लोग सिर्फ यही चाहते हैं, ये केन प्रकरण, इसके लिए घाटी को बरगलाना पड़े तो ठीक है, 370 बार बार कहना पड़े तो ठीक है। देखिए, ये तो बड़ा ही अजीब सवाल है। हम लोग परिवारवाद बहुत बारी सुन लिया है, अब ये जुमलेबाजी हो चुकी है। हम एक डेमोक्रेसी में रहते हैं, हम लोकतंत्र में रहते हैं। यहाँ पर कोई राजा का बेटा राजा नहीं बनता, यहाँ जनता चूज करती है, उसके बाद एक प्रोसेस फॉलो किया जाता है, तब जाके एक इंसान आपका लीडर बनता है। इसका ये मतलब नहीं है कि अगर मैं कल को बादशाह हूं तो मैं बादशाह थोड़ी बन जाऊंगी जब तक यहाँ जनता मुझे नहीं चुनेगी। अच्छा, तो मान लीजिए कि अगर आपकी पार्टी जीत जाती है, नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर जीत जाती है, मैंडेट उसके पास होता है, सीएम कौन बनेगा? जी, क्या कह रहे हैं आप? अगर आपकी पार्टी को मैंडेट मिलता है तो सीएम कौन बनेगा मैडम? मैंडेट मिलता है तो सीएम कौन बनेगा ये तो तब डिसाइड होगा जब पार्टी जीतेगी। आप मुझसे अभी के सवाल कीजिए ना। मतलब आपको नहीं लगता कि पार्टी जीतेगी? जी, पार्टी बिल्कुल, मैं तो यही कहूंगी कि जीतेगी, लेकिन डिसाइड तो 8 अक्टूबर को होगा ना, वरना इलेक्शंस किस लिए? नहीं, लेकिन आप तो इसी विश्वास के साथ जा रही है ना कि आपकी पार्टी जीत जाएगी, आप सरकार बनाएंगे, कांग्रेस के साथ मिलकर गठबंधन है। मेरे अलावा तो भाई सीएम कौन बनेगा मैडम?
जी सर, मेरे अलावा यहाँ सभी लोग उसी विश्वास से आगे बढ़ रहे हैं, चाहे वो बिल्कुल निर्दलीय ठीक क्यों बात। ना हो, वो भी इसी विश्वास, हाँ, ठीक है। हाँ। लेकिन इसका रिजल्ट जो आएगा वो 8 अक्टूबर को आएगा। उसके बाद लीडरशिप क्या डिसाइड करती है वो तब की बात है। अभी ये मैं आपको नहीं बता सकती कि हम नहीं क्या नहीं, ये करेंगे तो या वो क्या सवाल से करेंगे। भागने का तरीका हो गया। फारूक जी? अब्दुल्ला के बाद उमर अब्दुल्ला को मिली सत्ता। ऐसा तो नहीं कि पार्टी के किसी और नेता को दे दिया मौका मिला। तो ये इस पर अटैक है। क्या सॉरी, आप दोबारा रिपीट करेंगे please? फारूक अब्दुल्ला के बाद उमर अब्दुल्ला नेशनल जी। कॉन्फ्रेंस में और भी नेता रहे। जी देखिए, मैं आपसे फिर से कह रही हूँ, ये सवाल तब का है जब रिजल्ट्स आएंगे। ये सवाल अभी का नहीं है। बड़ा गजब का है आरपी सिंह। ये इनको खुद को कॉन्फिडेंट नहीं है कि ये जीत पाएंगे। जी बिल्कुल, हम कॉन्फिडेंट हैं, लेकिन हम ये क्यों कहें कि हम क्या करने वाले हैं? हम अपनी स्ट्रैटेजीज थोड़ी बता देंगे। ठीक है आरपी सिंह, असल में आपकी बात से स्पष्ट हो गया कि इनको पक्का पता है कि चुनाव जीतने वाले नहीं, और इनका इस बार सुफड़ा साफ होने वाला है। जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो 3 पार्टियों ने मिलकर जम्मू कश्मीर का नुकसान किया, और खास करके उसमें अब्दुल्ला परिवार ने और कांग्रेस ने मिलकर जिस प्रकार से कश्मीर का नुकसान किया, जम्मू का नुकसान किया, तो सबकी जानकारी में है। और जो वहां पर अलगाववाद के बीज बोए, वह भी सबकी जानकारी में कि अलगाववाद के बीज किसने बोए, और आज भी उस अलगाववाद के बीज को पानी देने की कोशिश कौन लोग करें, ये सबकी जानकारी में है। और किसकी बात करें, उस उमर अब्दुल्ला की, जिसको ये नहीं पता कि कब क्या कह बैठते और कब क्या नहीं कह बैठते। अभी थोड़े दिन पहले उन्होंने कहा था कि मैं जमात के चुनाव लड़ने के पक्ष में हूँ, आज वो कह रहे हैं कि जमात का चुनाव लड़ना हराम है। तो वो अलग अलग समय में अलग अलग भाषा इस्तेमाल करते हैं। कभी कहते हैं कि 370 हटने से पत्थरबाजी हट गई, कभी कहते हैं 370 जब तक वापस नहीं आएगा हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो क्या है कि वो खुद एक कंफ्यूज से व्यक्ति हैं, और ऐसे कंफ्यूज व्यक्ति को इनको इनकी पार्टी के नेता को भी पता है कि हम अपने ऐसे व्यक्ति को कैसे हम ऐसे सीएम प्रोजेक्ट कर लेंगे। तो जो मूल बात है, क्या कश्मीर को नया कश्मीर की ओर लेकर जाना है, या कश्मीर को वापस से उसी पत्थरबाजी के दौर पर, उसी अलगाववाद के दौर पर, उसी हड़ताल के दौर पर, उसी आतंकवाद के दौर पर लेकर जाना है, या कश्मीर को हमने बेहतर कश्मीर करना है। तो ये लड़ाई है, ये निरंतर लड़ाई चल रही है, और इसके लेकर इस बार कश्मीर की जनता ने मन बनाया। और मैं आपको एक उदाहरण और दे देता हूँ। अभी हाल में जब पंचायत के इलेक्शन हुए थे, तब इन सब पार्टियों ने बहिष्कार किया था कि हम चुनाव नहीं लड़ रहे, 335 के चलते चुनाव नहीं लड़ रहे। 1 सेकंड दे दीजिए। और उसका आउटकम क्या हुआ कि इनका सोफड़ा साफ हो गया, इनकी जमीन निकल गई। फिर वापस से ये चुनाव लड़े, ये डीडीसी का चुनाव लड़े, और इनसे पूछिए डीडीसी के अंदर सबसे बड़ी पार्टी कौन मर्ज हुई थी, बीजेपी मर्ज हुई थी या एनसीए मर्ज हुई थी? ठीक है सोही शर्मा, सवाल यह है कि भाई कौन जीतेगा तो कौन मुख्यमंत्री बनेगा। आप लोगों ने, खानदान ने मिलकर जम्मू कश्मीर में अभी तक सत्ता चलाई, तो हुआ क्या? कश्मीरी पंडित बाहर गए, उन्हें बाहर जाना पड़ा, कत्लेआम हो गया उनका, मजबूरी में घर छोड़ना पड़ा, या फिर वहां पर एक वर्ग का राज हो गया, या फिर आतंकी घटनाएं बढ़ती चली गई। तो सर ये बीजेपी कह रही है कि खानदानी सियासत ने बर्बाद कर दिया जम्मू कश्मीर को। देखो राकेश जी, इस बात को हमें समझना होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जो आज जम्मू में आकर जो उन्होंने भाषण दिया, ये उनका डर खौफ है। अच्छा। जो दिखाई दे रहा है कि जम्मू कश्मीर में इनका सारा सफाया चट हो चुका है, ये बात सामने दिखाई दे रही है। ये परिवारवाद की बात कर रहे हैं, अरे यही परिवारवाद के साथ इन्होंने सरकारें बनाई हैं। एनसी के साथ तो इन्होंने सरकार, पार्लियामेंट में उमर अब्दुल्ला इनके साथ मंत्री रहे हैं, केंद्र मंत्री रहे हैं, और जम्मू कश्मीर में पीडीपी के साथ इन्होंने हुकूमत बनाई है। ये कौन सी परिवारवाद की भाषा का इस्तेमाल करें, मुझे ये समझ नहीं आता है। अरे तो गलत क्या है? मैं आप बताता हूँ, महबूबा मुफ्ती के पहले उनके पिताजी थे, उनके पास पावर हुआ करती थी, उसके बाद महबूबा मुफ्ती के पास आ गई। तो सर यही तो होता है परिवारवाद में, और क्या होता है? आप बताएंगे बीजेपी में कौन बनेगा मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर का, और उनके परिवार का बैकग्राउंड जम्मू कश्मीर की सत्ता से क्या रहा है? परिवारवाद की पूरी बात नहीं सुनेंगे आप? नहीं, मैं पूरी सुन रहा हूँ, सवाल पूछ रहा हूँ सिर्फ आपसे। सुन लीजिए, डॉक्टर जितेंद्र सिंह परिवारवाद का एक हिस्सा है। उसका भाई देविंदर रैना को नगरोटा से सीट दी गई, ये परिवारवाद का हिस्सा है। अच्छा। एमएलए प्रिया सेठी रहे हैं, जो उसके हस्बैंड को जम्मू ईस्ट से सीट दी गई, ये परिवारवाद का हिस्सा है। सो कहने का मतलब ये है, और महबूबा मुफ्ती के पिताजी ने उनको अपनी सत्ता हैंडओवर कर दी, ये परिवारवाद नहीं है कि पहले ये सोचिए, ये तय हो गया कि पीडीपी अगर पावर में आती है तो मुफ्ती परिवार से ही कोई बनेगा सीएम, ये परिवारवाद नहीं आपके हिसाब से?
अरे आप बीजेपी का परिवारवाद नहीं देखेंगे। नहीं, पहले अपना जवाब दीजिए ना सर। बीजेपी वाले का बीजेपी वाले जवाब देंगे। आपसे जो पूछा हूं आप तो अपना जवाब दे लीजिए पहले। बीजेपी वालों ने हम पे उंगली उठाई तो हम उनको उंगली बता अरे रहे तो हैं। ठीक है सर, उंगली उठाइए, लेकिन जो आप पर उंगली उठी उसका भी तो जवाब दीजिए। आप बताइए ना क्या कह रहे हैं आप। मैं पूछ तो रहा हूं कि मुफ्ती महबूबा मुफ्ती के पिताजी ने उनको सत्ता हैंड ओवर कर दी, तो यह परिवारवाद नहीं आपके हिसाब से? देखो राकेश जी, इस बात को हमें समझना होगा, जब एक इंसान लोगों के बीच में जाता है, लोगों द्वारा चुना जाता अच्छा, है, आपकी बात समझ लिया उसके जाए। बाद ये फाइनल डिसीजन लिया जाता है। जितने भी असेंबली के एमएलए होते हैं वो सब फाइनल डिसीजन लेते हैं। उसके तो बाद सोहित फैसला भाई, किया जाता है जब अपने किसको पर आ आगे गई तो आप लाना है, परिभाषा समझा रहे हैं कि किसको वोट से आगे जीत चलाना कर आ है। रहे हैं। ये जब उधर उंगली उठा रहे हैं तो आपको नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, लेकिन मेरे सवाल का जवाब अभी भी नहीं मिला। अब मैं सुशील पंडित आपके पास आ रहा हूं। आपको घाटी में रहने नहीं दिया गया, आप जैसे हजारों लाखों कश्मीरी पंडितों को। पत्थरबाजी बढ़ती गई, आतंकवाद बढ़ता गया, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? राकेश जी, इसके लिए जिहाद जिम्मेदार है और कश्मीर में जिहाद को हवा पानी देने वाले संगठन जिम्मेदार हैं। उन संगठनों के साथ आंख मिचौली का खेल खेलने वाले जिम्मेदार हैं। उन संगठनों का दिल जीतने के लिए अपने जनादेश को ठुकराने वाले दल जिम्मेदार हैं। आज हमें 35 वर्ष हो गए हैं अपने घरों से बाहर, अपनी जमीन से बाहर। आज प्रधानमंत्री ने भाषण दे करके याद दिलाया है प्रदेश को और देश को कि हम अभी भी हैं, अभी भी हम उनकी याददाश्त में हैं। आज बहुत अच्छा लगा उनके मुंह से कश्मीरी पंडित शब्द सुनकर, क्योंकि उन्होंने कम से कम ये आश्वासन दिया कि वो भूले नहीं हैं, क्योंकि 7-8 वर्ष से कान तरस गए थे हमें उनकी बात सुनने को। और तो और दलों से आप क्या उम्मीद रखेंगे? वो गालिब का एक शेर है, जब तवक्को ही उठ गई गालिब, क्या किसी का गिला करे कोई। से रही ना पीडीपी से रही। इन लोगों को हिंदू नाम वाला के हिंदुओं में ये भ्रम बना रहे, ये मुगालता बना रहे कि उनके यहाँ भी हिंदुओं की कोई खैर ख्वाह है। इनको डोगरा नाम वाले, कश्मीरी पंडित नाम वाले प्रवक्ता मिल जाते हैं, तो ये उनको बरगलाने की कोशिश करते हैं, ये कहते हुए कि हम आपके हमदर्द हैं। दिक्कत हमारी ये है कि हमारा इस पूरी सियासी खेल में कोई हमदर्द नहीं है। हमारे इश्यूज को भुनाया जाता है, हमारी त्रासदी को बांच बांच कर वोट इकट्ठे किए जाते हैं, हमको नकली दिलासे दिए जाते हैं। ठीक है, सोहित शर्मा आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं? लफाजी होती है, कोरी लफाजी होती है। और मेरे बड़े भाई सुशील पंडित जी को मैं एक बात कहना चाहता हूँ। आप दिल्ली में बैठकर सियासत करते हैं। 5 अगस्त 2019 के बाद से कश्मीरी पंडित के साथ क्या हुआ, इस बारे में कभी आपने चर्चा की? अरे सोहित भाई, आप लोगों ने रहने नहीं दिया। प्रधानमंत्री की मोदी आपकी इस खानदानी सियासत में, आपकी इस खानदानी सियासत ने रहने नहीं दिया सुशील पंडित और उनके जैसे हजारों कश्मीरी पंडितों को। चर्चा की, राकेश जिस तरह से टारगेट किलिंग कश्मीरी पंडित की हुई, उस पे अपने चर्चा की। जिस तरह से, सुन लीजिए ना सुशील पंडित जी, पहले सुन लीजिए। जिस तरह से कश्मीरी पंडित हमारे जम्मू तवी पुल के पास बैठकर प्रोटेस्ट कर रहे थे कि हमने कश्मीर में नहीं जाना है, उनकी तनख्वाहें बंद कर दी थी, तो आज जाकर कश्मीरी पंडित को हार मांगनी पड़ी, जाकर उनको कश्मीर में नौकरी करनी पड़ी, और अभी भी वो डर खौफ में जी रहे हैं। तो उस समय आपको कोई चर्चा की जरूरत नहीं पड़ी। आज आपको बोलिए सुशील पंडित, जवाब दीजिए। भाषा आपको बहुत अच्छी लगने लगी। तभी मैं कह रहा हूँ, दिल्ली में सोहित शर्मा जी को नहीं, जम्मू में सोहित शर्मा जी को, तो आपको पता चले सोहित शर्मा जी के पंडित के साथ क्या कुछ हो रहा है। हाँ, पीडीपी जो है, ये जो नाम है ना सोहित शर्मा, इसको भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। इनको मालूम नहीं है कि उन कश्मीरी पंडित एम्प्लॉइज के साथ मैं भी धरने पर बैठा था, और मैं किसी सियासी जमात में नहीं हूं जो सियासत करता हूं। आपने आंखों पे पट्टी बांध रखी है पीडीपी की, आपको मालूम नहीं है, आपको मालूम नहीं है। आपने हाँ, आपसे बड़ा झूठा कोई नहीं है इस वक्त, क्योंकि मैं वहां बैठा, मैंने वहां उनको संबोधित किया, मैं उनके पास कई बार गया। आपको शायद मालूम नहीं है, इसलिए मैं आपको माफ करता हूँ। प्रोटेस्ट करे थे, मैं तो उनके साथ बैठा था, आप सुन नहीं पा रहे हैं? कान खोलिए, थोड़ा कान खोलिए, मैं उनके साथ बैठा था।
मैं आ रहा हूँ। मैं उनके साथ बैठा था, किस बात की है? मैं उनके साथ धरने पे बैठा था। सोई शर्मा सर्टिफिकेट इशू करेंगे। 5 मैं वही चर्चा कर रहा हूँ। कश्मीरी पंडित के साथ बने हैं, उस पर चर्चा कीजिए। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, सुनिए सुनिए नहीं, रोहित भाई, जिन शर्मा दलों ने- सुनिए सर, नहीं, सुनिए नहीं। ना, आप कह रहे हैं कि राकेश जी, सुशील पंडित जिन दिल्ली दलों में ने बैठे जम्मू हुए के साथ- हैं, तो सर जिन आप लोगों लोगों ने ने आप जम्मू लोगों के की साथ खानदानी भेदभाव सियासत ने किया। उन्हें जम्मू कश्मीर में रहने नहीं दिया। मैं पूछूंगा कितने कश्मीरी पंडितों को हाथ पकड़कर आप लोग लेकर गए कि आओ हम बसाने के लिए तैयार हैं, जब आप लोग अलग अलग समय सत्ता में थे? कितने कश्मीरी पंडितों को आपने बसा दिया? कितनी जगहों पर पत्थरबाजी रुकवा दी? क्यों आप लोगों की जब सरकारें हुआ करती थी तभी पत्थरबाजी हुआ करती थी? सुन लीजिए ना राकेश जी, सुन लीजिए। 2003-4 में सुनिए इनके झूठ सुनिए, फिर यही तो बात है, प्रॉब्लम ये है। इनके झूठ सुनिए। इनको हिंदू नाम वाले डोगरे और हिंदू नाम वाले कश्मीरी पंडित मिलते हैं। एक मिनट सुशील पंडित, इनको हिंदू चलिए नाम वाले एक मिनट रोहित शर्मा, मैं आपको 30 सेकंड देता हूं, आप मुझे गिनवाइए नाम लेकर किन किन कश्मीरी पंडितों को आपने बताया, कहां कहां पर पत्थरबाजी आपने रुकवा दी, मुझे जगह का नाम बताइए। चलिए 30 सेकंड शुरू हो जाइए। आप मुझे ये बताइए, आपके कहां पे आपको पत्थरबाजी मिलने को दिखने को मिलती थी? क्या चीज? जम्मू में पत्थरबाजी होती थी, रजौरी पुंछ में पत्थरबाजी होती थी। अरे जहां नहीं होती थी वो मत गिनाइए भाई, लद्दाख में पत्थरबाजी होती थी, जहां हुआ करती थी वहां गिनवाइए। आप लोगों ने क्यों नहीं रुकवा पाए? इस बात में आप बताइए, क्यों ऐसा होता था कि कोई आतंकी घिर जाता था तो स्टोन पेल्टिंग शुरू हो जाती थी? अरे रकेश कौन जी, उन्हें शह देता था? अरे इतने बड़े जम्मू कश्मीर में 10 कश्मीरी पंडितों के 10 छोड़िए, 5 नाम गिनवाइए जिनको आपने बता दिया। कश्मीर को उसके साथ जोड़ लेते थे आप, पूरे जम्मू कश्मीर को रेजिडेंसी उसके रोड साथ पे जोड़ पत्थरबाजी लेते। होती थी, मौलाना आजाद रोड पे पत्थरबाजी होती थी, अमरा कदल में पत्थरबाजी होती थी, हबा कदल मैंने में कहा पत्थरबाजी एक होती थी, डिस्ट्रिक्ट में, जैना कदल में पत्थरबाजी जम्मू होती के- थी, पत्थर जम्मू के मशीद में कितने पत्थरबाजी डिस्ट्रिक्ट होती हैं? थी। अच्छा, सुशील पंडित नहीं जी। नहीं नहीं, तब तो और गंभीर बात है। सोई शर्मा, एक डिस्ट्रिक्ट आप संभाल नहीं पाए, हैं कि 100% एक डिस्ट्रिक्ट सर आप संभाल नहीं पाए और आप जाकर वोट मांग रहे हैं कि दे दो पूरा जम्मू कश्मीर हम चलाएंगे। चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं। अजय वर्मा, रुक जाइए। अजय वर्मा, संविधान हाथ में लेकर, प्रति हाथ में लेकर, इस पर भी प्रधानमंत्री मोदी ने बोला, तो संविधान की प्रति दिखा देने से क्या कश्मीरी पंडितों की घर वापसी हो गई? क्या उनके जो संवैधानिक अधिकार है उनकी आज तक रक्षा हो गई? स्टोन पेल्टिंग का जो शिकार होते थे, क्या उनके संवैधानिक हकों की रक्षा हो गई? देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद पर बैठे हुए आदमी और लोग जब मिमिक्री करें और तेज बोले, जोर से बोले, बार बार बोले, झूठ बोले, तो इस देश का ही दुर्भाग्य है कि चुनाव जीतने के लिए किसी स्तर तक भी कितने बड़े पद का आदमी जा सकता है। सत्यता से परे विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार थी और भाजपा का समर्थन था, भाजपा के 89 से ज्यादा एमपी समर्थन दे रहे थे। जब कश्मीर में अजीत डोभाल साहब वही पोस्टिंग थे, जब कश्मीरी पंडितों को वहां से उनके ऊपर अत्याचार करा था। इसमें कांग्रेस का कोई रोल नहीं था, ना अदर्स किसी का रोल था। और अगर मैं आपसे भी पांडे जी, आप 140 करोड़ लोगों को ये पता चलना चाहिए कि पत्रकार किस तरह से एक्सपोज होते हैं। मुझे ये बताइए। अरे मेरे सुनिए ना अजय वर्मा, एक मिनट सुनिए भाई, मेरे एक्सपोज होने की चिंता मत करिए सर। आपने कहा सबसे बड़ा संवैधानिक पद, तो देश में सबसे बड़ा संवैधानिक पद राष्ट्रपति का होता है, तो आप अपने एक्सपोज होने की चिंता क्या करिए। प्रधानमंत्री देश में सबसे बड़े संवैधानिक पद पर नहीं होते हैं। तो सर ये जनरल नॉलेज वाला खेल मत खेलिए, पलट कर आएगा, आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। तो जिस काम के लिए बुलाया जाता है कि आप लोग सवाल का जवाब दीजिए, वो काम किया करिए, वो काम किया करिए। अजय वर्मा, आपकी बीजेपी से अदावत है, वो अदावत निभाया करिए। कश्मीर यहाँ आकर पत्रकारिता से अदावत, पत्रकार से अदावत मत दिखाया करिए। चलिए आप अपनी बात रखिए, जो सवाल पूछा था, और आरपी सिंह से कुछ कहना हो तो कहिए। देखिए, और फिर बताइए कि खानदानी सियासत में आप लोग भी जम्मू कश्मीर में पिछले सालों में उतने ही हिस्सेदार रहे। पांडे जी, जब आरपी सिंह बोलते हैं तो आप उनकी नहीं सर, आप पर्सनल हो रहे थे इसलिए जवाब दिया। आप बोल रहे हैं तो अभी आप ही के पास हूं, आरपी सिंह के पास उठकर नहीं चला गया, बावजूद इसके क्या हाथ दिखा रहे हैं। अरे तो आप नहीं। और अरे जवाब दीजिए ना अजय वर्मा, के बोलते हैं फिर जलेबी बनाना है तो बताइए। मैं आपका एक घड़ी से 1 मिनट देख लेता हूं, आप जलेबी बना लीजिए, फिर आगे बढ़ जाऊंगा। सुना करो आप। हाँ, सुन लीजिए, थोड़ा करें थोड़ा सा। आप पांडे जी, आप सभ्य पत्रकार हैं, अब आपको एक्सपोज में कर रहा हूं तो जनता को नहीं, मैं यही कह रहा हूं ना सर, मुझे एक्सपोज करने पर फोकस मत करिए। मतलब क्या है? अपना पार्टी में कद बढ़ाने पर फोकस करिए, जनता के बीच अपने आप को एक्सपोज होने से बचाइए, जम्मू कश्मीर में अपने आप को एक्सपोज होने से बचाइए। मेरी क्या चिंता कर रहे हैं, बोलिए। अरे झूठ तो आप बोल रहे हैं भाई। अच्छा, झूठ तो आप बोल रहे हैं। एनसी एक परिवार है या भारत सरकार में वो पार्टी रजिस्टर्ड है चुनाव आयोग में?
पीडीपी एक परिवार है, भारत सरकार में पार्टी बनाई हुई है, सरकार एनसी ने बनाई, सरकार पीडीपी ने बनाई। अच्छा। आप भाषण दे रहे हो कि साहब झूठ बोलते, सबूत दिया करो, अरे झूठ बोला मत करो, मुकदमे दर्ज हो जाएंगे, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो कोई और हो। पार्टी बनाती है सरकार, आदमी नहीं बनाता। अरे एनसी एक परिवार है, एनसी एक परिवार नहीं पार्टी है। आपकी बात ठीक है अजय वर्मा जी, लेकिन अब्दुल्ला एक परिवार है, पार्टी नहीं है। क्यों नहीं समझ पाते हैं? कांग्रेस एक पार्टी है, ये बिल्कुल बात ठीक है, नरेंद्र मोदी पार्टी, लेकिन गांधी एक परिवार है, ये भी बात ठीक है। और कांग्रेस पर उसी का कब्जा है। नहीं, पीडीपी एक पार्टी है, ठीक है, आप लेकिन मुफ्ती एक परिवार है। रहिए आप, आपके कहने से कोई भारत का संविधान, आपके कहने से भारत का संविधान या प्रधानमंत्री के कहने से कोई झूठ बोलने से बदल जाएगा? चुनाव जीत जनता ने और राम जी ने अभी चपाते दिए थे 2024 के चुनाव में, और अब लगेगा आपको हरियाणा में, अब लगेगा महाराष्ट्र में और कश्मीर में। मैं फिर आपको बताना चाहता हूं कि देश की अमनो चैन के लिए यह कहा गया था कि चिड़िया का बच्चा भी पर नहीं मार सकता। आपको मालूम है कि इन 90 दिनों में 100 दिन पूरे हुए, क्या एजेंडा था? कितने जवान शहीद हो गए, कितने मारे गए लोग, कितनी आतंकवादी घटनाएं हो गई। सिवाय तेज बोलो, जोर से बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो। और आप बार बार सवाल का जवाब मत दो, बार बार पत्रकार पर अटैक करो, बार बार सवालों से दूर भाग जाओ, और बार बार इधर उधर की बात करो, और ये बार बार जलेबी बनाते रहो। आरपी सिंह बोलिए। अब आप तो बेचैन होंगे, अब सुन लीजिए। नहीं, आपने शायद ध्यान नहीं किया, का देशलाई गैंग है, उस देशलाई गैंग का काम यह है कि भारत के सोशल फैब्रिक खत्म करो, हिंदू मुस्लिम फैलाओ, मुद्दों से छोड़ दीजिए ना, मैं डिबेट नहीं डिरेल करना चाहता हूं। मलाई